अगले दिन मैंने कुछ अधिक शहद केक तैयार किए। वो पककर भूरे हो गए और थाल में बेहद आकर्षक दिखने लगे। उन्हें लेकर मैं सड़क की तरफ निकल गया और लोगों का ध्यान खींचने के लिए ऊंची आवाज में अपने सामान की हाँक लगाने लगा। पहले तो किसी ने भी केक में दिलचस्पी नहीं ली और मैं हताश होने लगा। फिर भी मैंने अपना क्रम जारी रखा और दोपहर बाद जब लोगों के भूख लगने का क्रम शुरू हुआ तो उन्होंने मेरी नई चीज को भी चखना शुरू किया। इस तरह से मेरे केकों की भी बिक्री शुरू हो गई। देखते ही देखते मेरा थाल खाली हो गया। नाना नाइड मेरी इस सफलता पर बेहद खुश हुए और उन्होंने खुशी खुशी मुझे मेरा हिस्सा दे दिया। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि जीवन में पहली बार मैंने अपनी कमाई का हिस्सा हासिल किया था। अब मुझे लगने लगा कि मेकिद्दो की बात में कितना दम था, जो उसने कहा था कि कोई भी मालिक अपने गुलामों के लिए अच्छे कामों की तारीफ जरूर करता है। उस रात मैं इस कदर रोमांचित था कि मुझे ठीक से नींद नहीं आई। अब मैंने जोड़ घटाना शुरू किया कि इस तरह से कमाई करते हुए मैं साल भर और उससे आगे के सालों में कितना बचा लूंगा और मुझे मेरी आजादी के लिए कितनी रकम जुटाने की जरूरत है। जैसे जैसे मेरा केक बेचने का क्रम बढ़ने लगा, मेरे स्थायी ग्राहक भी बढ़ने लगे। एक दिन तो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे दादा अरद गुला मुझसे टकरा गए। वो कपड़ों के व्यापारी थे और एक शहर से दूसरे शहर सड़कों पर घूम घूम कर घरेलू औरतों के कपड़े बेचते थे। उनका माल उनके गधे पर लदा होता था और एक काला गुलाम उनके साथ चलता था। वो 2 केक अपने लिए और 2 अपने गुलाम के लिए खरीदते थे। केक खाने के दौरान वो अक्सर मुझसे बातें भी करते थे। तुम्हारे दादा ने एक दिन मुझसे कुछ ऐसी बात कही जो मुझे हमेशा के लिए याद हो गई। उन्होंने कहा, लड़के, मुझे तुम्हारा ये केक बहुत पसंद है, लेकिन उससे भी बढ़कर जो चीज मुझे पसंद है वो तुम्हारा इसे पेश करने का शानदार तरीका और तुम्हारा उत्साह। तय है कि इस तरह की सोच तुम्हें सफलता के लंबे रास्ते पर ले जा सकती है। लेकिन तुम इस बात को कैसे समझ सकते हो हदनगुला कि तुम्हारे दादा की इन बातों के उस गुलाम लड़के के लिए क्या मायने हैं, जो कि उतने बड़े शहर में अकेला है और जो कुछ उसके पास है उसी के बल पर वो संघर्ष कर रहा है ताकि शर्मिंदगी के दलदल से वो किसी तरह बाहर निकलने की राह पा सके। धीरे धीरे समय गुजरता गया। कई महीने बीत गए और मैं सिक्के जोड़ता गया। मेरा बटुआ मोटा होता गया। अब उसका वजन देखकर मुझे सुकून मिलने लगा। जैसा कि मेकिद्दो ने कहा था, मेहनत मेरी सबसे अच्छी दोस्त साबित होने लगी। मैं खुश था, लेकिन स्वस्ति को चिंता होने लगी थी। उसने विरोध करते हुए कहा, तुम्हारा मालिक मुझे लग रहा है कि अपना ज्यादातर समय जुआ घरों में बिताने लगा है। एक दिन मेरी मुलाकात सड़क पर ही अपने दोस्त मेकिद्दो से हो ही गई और उसे देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। वो 3 गधों पर सब्जियां लादकर बाजार की तरफ जा रहा था। उसने कहा, मेरा काम काफी अच्छा चल रहा है। मेरा मालिक मेरे अच्छे कामों की तारीफ करता है और अब मैं उसका फोरमैन बन गया हूँ। देखो, वो खरीद बिक्री के लिए मुझ पर इतना भरोसा करता है, साथ ही वो मेरे परिवार के लिए भी भेजता रहता है। काम से मुझे कठिन परेशानी से बाहर निकलने में काफी मदद मिली है। किसी दिन ये मुझे मेरी आजादी दिलाने में भी मददगार साबित होगा और तब मैं अपना खुद का खेत खरीद सकूंगा। समय गुजरता रहा और नाना नाइद मेरे घर लौटने को लेकर और बेचैन रहने लगा। जैसे ही मैं घर पहुंचता, वो हिसाब पुस्तक लगाने बैठ जाता और मेरे हिस्से की रकम मुझे देकर बाकी अपने पास रख लेता। साथ ही उसने कहा कि मैं आगे भी उसके केक के लिए बाजार तलाशूं और केक की बिक्री बढ़ा सकूं तो बेहतर रहेगा। अक्सर मैं शहर के मुख्य द्वार से बाहर भी निकल जाता था। मैं दीवार बनाने वाले गुलामों की निगरानी करने वालों को भी केक के लिए प्रेरित करने पहुंच जाता था। अस्वीकार्य जगह पर लौटने की बात से मैं घृणा करता था, लेकिन उन निगरानी करने वाले पहरेदारों को मैंने उदार खरीदार के रूप में पाया। एक दिन मैं जाबादों को देखकर हैरत में पड़ गया, जो कि एक कतार में खड़ा होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था ताकि ईंट ले जा सके। वो मरियल सा हो गया था और झुक गया था। उसकी पीठ पर पहरेदारों के चाबुकों से पिटाई और चोटों के निशान भरे पड़े थे। मैंने उसे केक पकड़ाया, जिसे उसने अपने मुंह में एक भूखे जानवर की तरह कूंच डाला। उसकी आंखों में केक के प्रति लालच बढ़ता देख मैं वहां से अपना केक वाला थाल लेकर भाग निकला। एक दिन अरद गुला ने मुझसे कहा, तुम इतनी बड़ी मेहनत क्यों करते हो? ये लगभग वही सवाल है जो तुमने मुझसे पूछा था, याद है तुम्हें?
मैंने उसे काम को लेकर मेकिड्डो की कही बात के बारे में बताया और ये भी बताया कि किस तरह ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त साबित हो रही है। मैंने उसे गर्व से अपना भरा हुआ बटुआ दिखाया और उसे विस्तार से बताया कि मैं किस तरह अपनी आजादी खरीदने के लिए पैसे बचा रहा हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा, आजाद हो जाओगे तो क्या करोगे? मैंने जवाब दिया, तब मैं व्यापारी बनने की इच्छा रखता हूँ। उन्होंने मुझ पर भरोसा जताते हुए कहा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तुम नहीं जानते कि मैं भी गुलाम हूँ। मैं अपने मालिक के साथ साझेदारी में हूँ फिलहाल। ये सुनकर हदनगुला भड़क उठा और बोला, चुप रहो, अब मैं एक शब्द झूठ नहीं सुनूंगा जिससे कि मेरे दादा की और बेइज्जती हो। वो बिल्कुल गुलाम नहीं थे। हदन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। शारूनाडा बिल्कुल शांत था। उसने जवाब दिया, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वे अपनी बदकिस्मती से लड़े और ऊपर उठे तथा दमिश्क के गणमान्य नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। उनके पोते हो तुम, तो क्या तुम भी उसी मिट्टी के बने हो? क्या तुम हकीकत कबूल करने की क्षमता रखते हो या गलत भ्रम में रहना पसंद करोगे? हदनगुला ने अपनी काठी सीधी की। गहरी भावना से दबी आवाज में उसने जवाब दिया, मेरे दादा सभी के लिए प्रिय थे। उन्होंने अनगिनत अच्छे काम किए। जब सूखा पड़ा तो क्या उनके पास रखे सोने से मिस्र में अनाज नहीं खरीदा गया? और क्या उनके काफिले ने दमिश्क से अनाज यहाँ नहीं पहुँचाया ताकि कोई भूखा ना मरे? अब आप मुझसे ये कह रहे हैं कि बेबीलोन में कभी एक तिरस्कृत गुलाम के तौर पर भी अपना समय गुजार चुके हैं? शारूनाडा ने इस पर कहा, अगर वो बेबीलोन में ही गुलाम रह गए होते तो वो निश्चित रूप से तिरस्कृत ही रहते। लेकिन जब वो अपने प्रयासों के बल पर दमिश्क की महान शख्सियत बने तो खुदा ने निश्चित रूप से उनकी बदकिस्मती को माफ कर दिया और उनको सम्मान से नवाजा। शारूनाडा ने आगे कहा, उन्होंने मुझे बताया था कि वो कभी गुलाम रह चुके थे। उसके बाद उन्होंने मुझे ये बताया कि वो अपनी आजादी के लिए किस कदर परेशान रहते थे। अब चूंकि उनके पास काफी पैसा था कि वो कुछ खरीद सकते थे, तो वो इस बात को लेकर परेशान रहते थे कि उस पैसे का क्या करें। उनसे सामान की बिक्री बढ़ नहीं रही थी और मालिक का समर्थन खो देने का डर उनके अंदर बैठता जा रहा था। मैंने उनके अनिर्णय की स्थिति का विरोध किया और कहा, अपने मालिक का साथ छोड़ दें। एक बार फिर आजाद इंसान की तरह रहना शुरू करें। एक आजाद इंसान की तरह व्यवहार करें और उसी की तरह सफल बने। ये तय करें कि आप हासिल क्या करना चाहते हैं और तब आपका काम आपको वो चीज हासिल करके देगा। उन्होंने कहा था कि मैंने उनकी कायरता पर उन्हें शर्मिंदा करके अच्छा किया और तब उन्होंने अपनी राह पकड़ी। एक दिन मैं मुख्य द्वार से एक बार फिर बाहर जा रहा था और ये देखकर हैरान रह गया कि वहाँ भारी भीड़ जमा थी। जब मैंने किसी से माजरे के बारे में पूछा तो उसने कहा, क्या तुमने नहीं सुना? एक भगोड़े गुलाम ने बादशाह के पहरेदार की हत्या कर दी थी। आज उसे न्याय के लिए यहाँ लाया गया है और आज उसे उसके अपराध के लिए तब तक कोड़े मारे जाएंगे जब तक वो दम नहीं तोड़ देता। यहाँ तक कि बादशाह भी इस घटना के चश्मदीद बनेंगे। वहाँ कोड़े बरसाने वाली जगह पर इस कदर भीड़ थी कि मैं चाहकर भी उस तरफ नहीं जा पा रहा था कि कहीं किसी के धक्के से थाल में रखे मेरे केक गिरकर खराब ना हो जाएं। इसलिए मैं एक अधूरी दीवार पर चढ़कर लोगों के सिर के ऊपर से वहां के हालात देखने लगा। मैं ऐसी जगह पर था जहां से मुझे नेबूचादनेजर अपने सोने के रथ पर आते हुए नजर आए। मैंने इससे पहले ऐसा शानदार नजारा, ऐसे शानदार कपड़े और रथ के चारों तरफ जड़े सोने व मखमल के कपड़ों से लकदक इंसान नहीं देखा था। हालांकि जिस पर कोड़े बरसाए जा रहे थे मैं उसे तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन उस गरीब गुलाम की चीख जरूर मेरे कानों में पहुंच रही थी। मैं इस बात से हैरान था कि हमारे बादशाह जैसा सभ्य, श्रेष्ठ और खूबसूरत इंसान इस तरह की प्रताड़ना कैसे देख सकता है। यही नहीं, वो तो अपने साथियों के साथ इस दुखद घटना पर हंस रहा था और हास परिहास भी कर रहा था। मैं जान चुका था कि वो निर्दयी है और इसलिए उसने गुलामों से दीवार बनवाने जैसे अमानवीय काम का आदेश दे रखा था। कोड़े खाकर जब उस दोषी गुलाम की मौत हो गई तो उसकी लाश को पास ही के एक खंबे से रस्सी के सहारे लटका दिया गया ताकि हर कोई उसे देख सके। भीड़ छटने लगी तो मैं लाश के पास पहुंचा। उसके बालों से भरे सीने पर मैंने वो टैटू बना देखा जिसमें दो सांप आपस में गुथे हुए थे।
मैं समझ गया कि ये वही डाकू था। अगली बार जब मैं अरदगुला से मिला तो वो बिल्कुल बदला हुआ इंसान नजर आ रहा था। वो पूरे जोश से भरा हुआ था और मुझे देखते ही मेरा अभिवादन करके बोला, ठहरो, जिस गुलाम को तुम जानते थे वो अब आजाद हो चुका है। तुम्हारे शब्दों में जादू था। पहले ही मेरे सामानों की बिक्री और मेरा लाभ बढ़ता जा रहा है। मेरी पत्नी भी खुशी से फूली नहीं समा रही है। वो भी एक आजाद औरत है। वो मेरे मालिक की भतीजी ही है। उसकी इच्छा है कि हम किसी दूसरे शहर में जाकर बस जाएं, जहां कोई ये न जानता हो कि मैं कभी गुलाम रहा था। इस तरह हमारे बच्चे अपने पिता की बदकिस्मती के किस्सों से भी दूर रह सकेंगे। मेरे काम और मेरी मेहनत मेरे सबसे बड़े मददगार साबित हुए। इसी के बल पर मुझे अपना आत्मविश्वास हासिल करने और कारोबारी कला को बढ़ाने में मदद मिली। उनकी बात सुनकर मैं भी खुशी से झूम उठा कि मैं भले ही मामूली सा ही सही, लेकिन उनका कर्ज चुका पाया और उन्हें उसी तरह आत्मविश्वास से लबरेज कर पाया जैसा कभी उन्होंने मुझे किया था। एक शाम स्वस्ति मेरे पास गहरा दुख लेकर पहुंची और बोली, तुम्हारा मालिक परेशानी में है। मुझे उसको लेकर डर लग रहा है। कुछ महीने पहले वो जुए की मेज पर काफी कुछ हार गया था। उसने किसान को ना तो अनाज का पैसा दिया है और ना ही शहद का, ना ही उसने उधार देने वाले का कर्ज ही चुकता किया है। वो उससे बहुत नाराज हैं और धमका रहे हैं। मैंने बिना सोचे उसे जवाब दिया, हमें उसकी परेशानी पर क्यों चिंता करनी चाहिए? हम उसके रखवाले तो है नहीं। बेवकूफ युवक, तुम समझ नहीं रहे हो। उसने जिससे कर्ज लिया है वहाँ तुम्हें गिरवी रखा है। कानून के मुताबिक वो तुम पर दावा कर सकता है और बेच भी सकता है। मैं नहीं जानती कि क्या करना चाहिए। वो एक अच्छा मालिक है। क्यों उस पर आफत आ गई? स्वस्ति का डर बेवजह नहीं था। अगली सुबह जब मैं केक पकाने का काम कर रहा था, तभी साहूकार एक आदमी के साथ वहाँ पहुँचा। उसका नाम साजी था। उस आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और कहा कि मैं क्या करता हूँ। साहूकार ने मेरे मालिक के लौटने का इंतजार नहीं किया, बल्कि स्वस्ति से कह दिया कि वो मुझे लेकर जा रहा है। मैंने केवल हल्के फुल्के कपड़े ही पहन रखे थे और मेरी कमर से मुहरों से भरा मेरा बटुआ सुरक्षित बंधा हुआ था। आनन फानन में मुझे वहां से ले जाया गया, जबकि मेरा केक पकाने का काम अधूरा ही छूटा हुआ था। मेरी प्यारी उम्मीदें नए तरह से तूफान में उसी तरह उड़ चुकी थी जैसे जंगल से पेड़ उखड़कर आंधियों में तूफान मारते हुए समुद्र में जा गिरते हैं। एक बार फिर एक जुआ घर और जौ की मदिरा मेरे लिए त्रासदी का सबब बन चुकी थी। साजी एक उजड़ और कर्कश आदमी था। जब वो मुझे लेकर शहर की सड़कों से निकल रहा था, तब मैंने उसे बताया कि मैं नाना नाइद के लिए कौन सा अच्छा काम कर रहा था और मैंने उम्मीद जताई थी कि आगे मैं उसके लिए भी अच्छा काम करूंगा। लेकिन उसके जवाब से मैं निरुत्साहित हो गया। मुझे ये काम पसंद नहीं है। मेरे मालिक को भी ये पसंद नहीं है। बादशाह ने उससे मुझे बड़ी नहर बनाने के काम में लगाने के लिए कहा है। मालिक ने साजी से कुछ और गुलाम खरीदने को भी कहा था, जो मेहनत से काम करें और जल्दी से जल्दी काम खत्म कर दें। वाह, बड़ा काम कोई इतनी जल्दी कैसे खत्म कर सकता है? ऐसे रेगिस्तान की कल्पना करो जहां एक भी पेड़ ना हो, बल्कि छोटी छोटी झाड़ियां हो और ऊपर दहकता हुआ सूरज इस कदर तपिश से भरा हो कि बड़े बर्तनों में भरा पीने का पानी भी बहुत गर्म हो जाए और पीते ही ना बने। फिर इंसानों की कतार की तस्वीर की कल्पना करो, जिन्हें गहराई में खुदाई करते जाना है और कीचड़ से भरी बाल्टियों को ऊपर नर्म व कीचड़ वाले रास्ते से पहुंचाना है। ये काम दिन उगने से लेकर देर शाम तक करना है। वो तस्वीर मन में उकेरो जिसमें हमें गर्त में खाना दिया जा रहा हो और जहां हम किसी सुअर की तरह अपने आप को खींच रहे हों। सोने के लिए हमारे पास ना तो तंबू थे, ना किसी तरह का बिस्तर। मैंने अपने आप को कुछ ऐसे ही हालात में पाया। मैंने अपना बटुआ एक सुरक्षित जगह गड्ढा खोद कर छिपा दिया और वहां एक पहचान का चिन्ह बना दिया। लेकिन मैं सोच रहा था कि दोबारा मैं अपनी मुहरें वापस पा सकूंगा। पहले तो मैंने काफी मन से काम किया, लेकिन जैसे जैसे महीने गुजरने लगे मेरा जोश ठंडा पड़ने लगा। इसके बाद मुझे लू लग गई और बुखार से मेरा शरीर टूटने लगा। मेरी भूख घट गई और मैं जरा सा ही मटन व सब्जियां खा पा रहा था। रात में मुझे नींद नहीं आती थी और मैं करवटें बदलकर ही रह जाता था। अपनी बदहाली में मुझे जाबादों की याद आई।
और मैंने सोचा कि उसकी काम चोरी एवं काम करके पीठ तुड़वाने से बचने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं रही होगी। फिर मुझे उसका आखिरी बार मिलना याद आया और मैंने तब जाना कि उसकी योजना ठीक नहीं थी। फिर मुझे उस डाकू की याद आई और उसके साथ ही उसकी कड़वाहट भी, और मैंने सोचा कि क्या उसकी तरह लड़कर तथा मारकर कुछ हासिल हो सकता है। वहां मेरी नजर के सामने उसका लहूलुहान शरीर घूम गया। इस तरह मुझे उसकी भी योजना बेकार लगी। अंत में मुझे मेकिद्दो की भी याद आई। कठोरता से काम करने के चलते उसके हाथ में घट्टे से पड़ गए थे, लेकिन उसके दिल पर किसी तरह का बोझ नहीं था और उसके चेहरे पर मुस्कान तैर रही थी। उसकी योजना मुझे सबसे अच्छी लगी। भले ही मैं मेकिद्दो की तरह काम करने का इच्छुक था, फिर भी वो मेरी तरह कठोर परिश्रम नहीं कर सकता था। मेरे काम ने मुझे खुशी और सफलता क्यों नहीं दिलाई? क्या ये केवल परिश्रम था जिसने मेकिद्दो को खुशहाली दिलाई, या खुशी और सफलता महज ऊपर वाले की मर्जी पर निर्भर है? क्या मुझे अपना बाकी का जीवन भी ऐसे ही काम करते हुए गुजारना होगा और मेरे हिस्से में दुख व परेशानियां ही रहेंगी? मेरी खुशहाली और सफलता की इच्छा अधूरी ही रहेगी? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में उमड़ते घुमड़ते रहते थे और इनका मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वास्तव में मैं बुरी तरह से उथल पुथल में था। कुछ दिनों बाद मुझे लगने लगा कि मैं अपना धैर्य व ऊर्जा खोने लगा हूं और मेरे सवाल अब तक बिना जवाब के ही थे। तभी साजी को मेरे पास भेजा गया। मेरे मालिक की तरफ से एक संदेश वाहक मुझे वापस बेबीलोन ले जाने के लिए भेजा गया था। मैंने अपने कीमती बटुए को खोदकर वापस निकाला, अपने पास बचे हुए फटे पुराने चीथड़े कपड़ों को खुद पर लपेटा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। मैं जब अपने रास्ते पर बढ़ चला तो वो ही विचार भंवर की तरह मुझे घेरे हुए थे और बुखार से तपते मेरे दिमाग में उथल पुथल मचाए हुए थे। मुझे लग रहा था कि मैं अपने पैतृक शहर हारून में गाए जाने वाले एक गीत के बोलों को जी रहा हूँ। बवंडर की तरह इंसान को घाव करो, तूफान की तरह उसे घुमाओ, जिससे पार न कोई पा सके, जिसकी किस्मत न कोई बता सके। क्या मेरी किस्मत में लिखा था कि मुझे इस तरह से सजा भुगतनी है? क्योंकि ऐसा कुछ था जिसे मैं जानता नहीं था और इस तरह से मुझे सिखाया गया। ऐसी कौन सी नई परेशानियां और बाधाएं हैं जो अब भी मेरा इंतजार कर रही हैं? जब हम मेरे मालिक के घर के अहाते में पहुंचे तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैंने अरदगुला को मेरा इंतजार करते पाया। उसने उतरने में मेरी मदद की और मुझे ऐसे गले लगा लिया मानो उसका बिछड़ा भाई मिल गया हो। जब हम अपने रास्ते पर बढ़ चले तो मैं उसके पीछे पीछे ऐसे चल रहा था मानो अपने मालिक के पीछे गुलाम चलता हो, लेकिन उसने इसकी इजाजत नहीं दी। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और बोला, मैंने हर जगह तुम्हारी तलाश की। जब मैं तुम्हारे मिलने की उम्मीद छोड़ चुका था तभी मेरी मुलाकात स्वस्ति से हुई, जिसने मुझे उस साहूकार के बारे में बताया। उसी साहूकार ने मुझे तुम्हारे अच्छे मालिक के बारे में बताया। उसने मेरे सामने बेहद सख्त सौदा किया और मुझे बहुत ज्यादा रकम देनी पड़ी, लेकिन तुम तो बेशकीमती हो दोस्त। तुम्हारा दर्शन और तुम्हारी सोच हमेशा ही मेरे लिए प्रेरणा एवं नई सफलता की वजह बनी है। मैंने उसे टोका, मेरा नहीं, मेकिद्दो का दर्शन। उन्होंने कहा, मेकिद्दो और तुम्हारी दोनों की, तुम दोनों का ही शुक्रिया। हम दमिश्क जा रहे हैं और एक साझेदार के तौर पर मुझे तुम्हारी जरूरत है। देखो, एक पल में तुम आजाद हो जाओगे। इतना कहकर उन्होंने अपने लबादे से मेरे नाम लिखी एक मिट्टी की पट्टी निकाली। उसे उन्होंने अपने सिर के ऊपर उठाया, घुमाया और रास्ते के पत्थर पर इतनी जोर से पटक दिया कि उसके सैकड़ों टुकड़े हो जाएं। पूरे उत्साह से वो उसे तब तक कुचलते रहे जब तक वो पट्टी चूर चूर नहीं हो गई। उनके प्रति सम्मान से मेरी आंखें भर आईं। मैं जानता था कि मैं बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। तुमने देखा कि दुख भरे इस समय में काम ही मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त साबित हुआ। काम करने की मेरी इच्छा ने मुझे दीवार बनाने वाले गुलामों की जमात में बिकने से बचाए रखा। तुम्हारे दादा को भी इसने इस कदर प्रभावित किया कि उन्होंने मुझे अपना साझेदार बनाने का फैसला कर लिया। इस पर हदनगुला ने सवाल किया, क्या काम ही मेरे दादा के सोने के खजाने का वो गुप्त रहस्य है? शारूनाडा ने जवाब दिया, जब मैंने उन्हें जानना शुरू किया तब उनका यही एकमात्र रहस्य था।
तुम्हारे दादा को काम करना पसंद था। ऊपर वाले ने उनके प्रयासों को सराहा और खुलकर उनको इनाम दिया। हदनगुला पूरी तरह सोच विचार कर बोला, मैंने भी यही समझना शुरू कर दिया है। जो लोग उनकी मेहनत और उससे हासिल सफलता की तारीफ करते थे, उन लोगों को उनके काम ने उनका दोस्त बना दिया। काम के बल पर उन्होंने दमिश्क में भरपूर सम्मान हासिल किया। काम के बल पर ही उन्होंने वो सब कुछ हासिल किया जो मैंने स्वीकार किया, और मैं यही सोचता हूँ कि केवल काम ही गुलामों के लिए सबसे सटीक चीज है। शारूनाडा ने टिप्पणी की, पुरुषों के लिए जीवन ढेर सारी खुशियों से भरा हुआ है। हर चीज की अपनी जगह है। मुझे इस बात की खुशी है कि काम करना केवल गुलामों के लिए आरक्षित नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं अच्छी अच्छी खुशियों से महरूम रह जाता। मैंने बहुत सारी चीजों का आनंद लिया, लेकिन काम करके जो खुशी मुझे मिली उसकी जगह कोई नहीं ले सका। शारूनाडा एवं हदनगुला बेबीलोन की ऊंची दीवारों के साए में पहुंच चुके थे और उनके आसपास वो कांसे से बना बुलंद दरवाजा आने ही वाला था, जिसे शहर का मुख्य द्वार कहा जाता है। उनके मुख्य द्वार पर पहुंचते ही पहरेदारों ने दौड़कर उनका संज्ञान लिया और सम्मानित नागरिकों को शहर में आया हुआ देखकर पूरे अदब से उनका स्वागत किया। शारूनाडा अपना सिर ऊंचा किए हुए शहर में दाखिल हुआ और उसके पीछे पीछे उसका काफिला भी धीरे धीरे शहर की सड़कों पर बढ़ता चला गया। हदनगुला ने एक राज की बात बताई। मैं हमेशा से अपने दादा की तरह बनना चाहता था। इससे पहले मुझे ये एहसास ही नहीं था कि वो किस तरह के इंसान थे। आपने मुझे उनके बारे में बताकर मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया हूँ। मैं पहले से ज्यादा उनका अदब करने लगा हूँ और खुद के प्रति ज्यादा जिम्मेदार महसूस करने लगा हूँ। मुझे लगता है कि आपने उनकी सफलता की असल वजह जो मुझे बताई, उस कर्ज को मैं शायद ही चुका पाऊं। आज के बाद से मैं भी सफलता की उस चाबी का इस्तेमाल करूंगा। मैं बिल्कुल उसी तरह शुरुआत करूंगा जैसे कि उन्होंने की थी। मेरे लिए किसी भी तरह के गहनों और महीन कपड़ों से ज्यादा मायने मेरी मेहनत रखती है। इतना कहकर हदनगुला ने अपने कानों और उंगलियों से तुच्छ गहने निकालकर फेंक दिए। इसके बाद उसने घोड़ों की लगाम कसकर उसे धीमा कर दिया और काफिले के नेता के पीछे पीछे गहरे सम्मान के साथ चलने लगा। चैप्टर 19 बेबीलोन का ऐतिहासिक खाका। इतिहास के पृष्ठों में बेबीलोन जैसे किसी अन्य खुशहाल देश का जिक्र नहीं मिलता। इसके नाम से ही धन, संपदा और शान और शौकत का तिलिस्म उभरता है। सोने और गहनों का यहाँ खजाना भी जबरदस्त था। इस तरह के शहर को लेकर कोई भी स्वाभाविक तौर पर यह कल्पना कर सकता है कि वो किसी जबरदस्त प्राकृतिक संसाधनों से घिरे जंगलों एवं खानों से घिरा होगा और उसकी भौगोलिक स्थिति भी ठीक ठाक ही होगी। लेकिन इस शहर के मामले में ऐसा बिल्कुल नहीं था। यह शहर फरात नदी के पीछे की तरफ समतल बंजर घाटी क्षेत्र में स्थित था। इस शहर में न जंगल था, न खदानें थीं। यहाँ तक कि मकान बनाने के लिए पत्थर भी मौजूद नहीं थे। इसके अलावा यह शहर स्वाभाविक कारोबारी रास्ते पर भी नहीं स्थित था। यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के चलते काफी कम मात्रा में बारिश होती थी, जिससे फसलें भी नहीं उग पाती थीं। बेबीलोन मानवीय क्षमताओं का जीता जागता उदाहरण था, जो न्यूनतम उपलब्ध संसाधनों के लक्ष्य हासिल करने की उसकी जबरदस्त काबिलियत को साबित करता था। इस बड़े शहर में जितने भी संसाधन उपलब्ध थे, वो वहाँ के रहने वालों ने ही अपने हिसाब से विकसित किए थे। एक से एक शानदार रईसाना चीजें वहाँ के बाशिंदों ने ही तैयार की थीं। बेबीलोन में प्राकृतिक संसाधन के नाम पर केवल दो तरह के ही प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध थे, उपजाऊ मिट्टी और नदी में भरपूर पानी। उस समय उपलब्ध बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना कहें या कुछ और, बेबीलोन के इंजीनियरों ने बांधों व नहरों की मदद से नदी के पानी को शहर की तरफ मोड़ा। ये नहर काफी दूर से बंजर इलाके को पार कर शहर आती थी और जीवनदायी पानी से मिट्टी को उपजाऊ बनाती थी। इस काम को दुनिया के इंजीनियरिंग इतिहास में पहला वैज्ञानिक काम माना जाता है। इस सिंचाई व्यवस्था से यहाँ व्यापक मात्रा में फसलें उगाना संभव किया जा सका।
और ऐसी सिंचाई व्यवस्था दुनिया में इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। खुशकिस्मती से लंबे अस्तित्व के दौरान बेबीलोन लगातार ऐसे शासकों के नियंत्रण व देखरेख में रहा जिनकी देशों को जीतने और लूट मार की महत्वाकांक्षा बेहद सीमित थी। हालांकि बेबीलोन भी कई युद्धों में शामिल रहा, लेकिन ज्यादातर स्थानीय और बचाव के लिए ही लड़े गए। ये युद्ध उन देशों ने बेबीलोन पर थोपे जो इसकी धन संपदा को ललचाई नजरों से देखते थे और अपने कब्जे में करने के लिए लालायित रहते थे। बेबीलोन के उल्लेखनीय शासक अपने इतिहास को साथ लेकर चलते थे, क्योंकि वो अपने अनुभव, ज्ञान, परिश्रम और न्याय के लिए जाने जाते थे। बेबीलोन के शासकों में अपने अहम को पूरा करने के लिए विश्व विजय जैसा अभियान चलाने की भी अकड़ नहीं थी, जिसमें वो बेवजह संसाधनों की बर्बादी करते। शहर के तौर पर अब बेबीलोन अस्तित्व में नहीं है। अब वो ऊर्जावान मानवीय शक्ति जिसने हजारों साल पहले उस शहर को बनाया और उसे बरकरार रखा, जब वो वहां से लुप्त हुई तो जल्दी ही वो शहर भी खंडहर में बदल गया। शहर का वो क्षेत्र एशिया में स्थित है और स्वेज नहर से 600 मील की दूरी पर स्थित है। इसके दक्षिण में फारस की खाड़ी पड़ती है। ये शहर भूमध्य रेखा के ऊपर 30 डिग्री अक्षांश पर स्थित था और व्यवहारिक तौर पर आज के एरिज़ोना के यूमा शहर की तरह ही इसकी भौगोलिक स्थिति थी। इसका मौसम बिल्कुल इस अमेरिकी शहर की तरह गर्म और सूखा रहता था। कभी फरात की खाड़ी का सबसे उर्वर इलाका एक बार फिर आज धूल उड़ाती बंजर जमीन के रूप में तब्दील हो चुका है। यहाँ की सूखी तेज हवा में जीवित रहने के लिए छोटी मोटी घासों और झाड़ियों को संघर्ष करना पड़ता है। उपजाऊ जमीन, विशालकाय शहर और कारोबारियों के लंबे लंबे काफिले इतिहास में दफन हो चुके हैं। अरब की छोटी छोटी घुमंतू टोलियां ही यहाँ संघर्षपूर्ण जीवन बिता रही हैं और एकमात्र बाशिंदे के रूप में यहाँ स्थित हैं। इसकी ये दशा ईसा युग की शुरुआत से ही बनी हुई है। इस घाटी के चारों तरफ मिट्टी से बने कच्चे पहाड़ हैं। सदियों से यात्रियों के लिए उनकी ज्यादा अहमियत नहीं थी। पुरातत्ववेत्ताओं का ध्यान अंततः वहां तब गया जब उस शहर के खंडहरों से मिट्टी के बर्तनों के टूटे अवशेष और ईंटें कभी कभी हिलने वाली भारी बारिश में बहकर नीचे की तरफ आने लगीं। यूरोपीय और अमेरिकी संग्रहालयों की तरफ से चलाए गए खोजी अभियानों के तहत यहाँ की खुदाई में हैरतअंगेज चीजें पाई गईं। हावड़े और बेल्चों ने जल्दी ही ये साबित कर दिया कि इन पहाड़ियों पर कोई प्राचीन शहर रहा होगा। इन्हें संभवतः शहर का कब्रिस्तान कहा जाता रहा होगा। बेबीलोन भी उनमें से एक था। 20 सदियों से ज्यादा समय तक यहाँ हवाओं के थपेड़ों ने इस पर रेगिस्तान की धूल चढ़ा दी। मूलतः ईंटों से बनाई गई दीवारें धीरे धीरे एक बार फिर मिट्टी में समा चुकी थीं। कभी धनाढ्यों का शहर कहे जाने वाले बेबीलोन की आज यही दशा है। ये गर्द के ढेर से ज्यादा अब कुछ नहीं रहा। ये इतने लंबे समय से छोड़ा हुआ है कि कोई ये सोच भी नहीं सकता कि यहाँ शान और शौकत से भरपूर शहर बसता रहा होगा, जब तक कि यहाँ खुदाई नहीं की गई। यही नहीं, कोई इस शहर का नाम तक नहीं जानता। सदियों से पड़ी गर्द को सावधानी पूर्वक हटाकर इस शहर को एक बार फिर खोजा गया। यहाँ की सड़कें और मंदिरों एवं महलों के खंडहरों को खोजकर इसकी भव्यता से दुनिया को रूबरू किया जा सका। बहुत से वैज्ञानिकों का मानना है कि बेबीलोन की सभ्यता दुनिया में दर्ज रिकॉर्ड के मुताबिक सबसे पुरानी रही होगी। दुनिया के इतिहास में इससे पुरानी सभ्यता का जिक्र नहीं मिलता है। तमाम वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि ये सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी रही होगी। एक दिलचस्प तथ्य इससे जुड़ा वो तरीका है जिससे इसकी प्राचीनता की तारीख का पता चलता है। बेबीलोन के खंडहरों से बेहद दिलचस्प चीजें मिली। उदाहरण के लिए तारीखें तय करने वाले तरीकों के बारे में बेबीलोन वासियों को अच्छी तरह पता था। सूर्य ग्रहण के विस्तृत वर्णन यहाँ मिले हैं। आधुनिक खगोलविदों ने उन लोगों के तय किए गए तौर तरीकों के आधार पर आसानी से उस समय की गणना कर ली।
जब बेबीलोन में ग्रहण लगता रहा होगा। इस आधार पर वैज्ञानिकों ने आज के कैलेंडर के हिसाब से बेबीलोन के समय का पता लगा लिया। इस तरह से ये साबित हुआ कि 8000 साल पहले सुमेरित उस इलाके में रहते थे जिसे बेबीलोनिया कहते हैं। उनका शहर दीवारों से चारों तरफ से घिरा हुआ था। हम केवल ये अटकल ही लगा सकते हैं कि ऐसे शहर कितनी सदियों तक अस्तित्व में रहे होंगे। इसकी रक्षा करने वाली दीवारों के पीछे महज बर्बर जातियां ही नहीं रहती थीं, बल्कि पढ़े लिखे और ज्ञानी बाशिंदे भी यहाँ बसते थे। जहाँ तक लिखित इतिहास से हमें जानकारी मिलती है, बेबीलोन के लोग दुनिया के सबसे पहले इंजीनियर, खगोलविद, गणितज्ञ और वित्त विशेषज्ञ होने के साथ साथ ऐसे पहले लोग थे जिनके पास लिख सकने वाली भाषा थी। पहले ही जिक्र किया जा चुका है कि सिंचाई व्यवस्था कुछ इस तरह से तैयार की गई थी कि इसने बंजर घाटी को खेती के स्वर्ग में बदल दिया था। यहाँ की नहरों के अवशेष अब भी देखे जा सकते हैं, भले ही ज्यादातर नहरें समय के साथ बालू से भर उठी हों। कुछ नहरें तो इस आकार की थीं कि जब वे पानी से रहित होती थीं, तो उनमें से एक साथ 1 दर्जन घोड़े उसकी तलहटी से दौड़ाए जा सकते थे। आकार के हिसाब से तुलना की जाए तो वर्तमान में कोलोराडो और यूटा की विशालकाय नहरें ही उनके सामने टिक पाएंगी। घाटी की जमीन को सिंचाई से लैस करने के साथ साथ बेबीलोन के इंजीनियरों ने इसी आकार प्रकार से मिलता जुलता एक और बड़ा काम कर दिखाया था। विस्तृत ड्रेनेज सिस्टम तैयार कर लोगों ने दजला एवं फरात नदियों के मुहाने पर दलदली इलाका विकसित किया था और इस जगह को भी खेती के लिए उपयुक्त बनाने में सफलता हासिल की थी। ग्रीक यात्री और इतिहासकार हेरोडोटस ने बेबीलोन का दौरा तब किया था जब वो अपने स्वर्णिम काल में था, पर उसने केवल बाहरी यात्रा के तौर पर ही थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। उसके लेखों से शहर की बनावट के बारे में पता चलता है और लोगों के रहन सहन एवं रीति रिवाजों के बारे में कुछ जिक्र किया था। उसने वहां मिट्टी की उल्लेखनीय उपजाऊ क्षमता का भी जिक्र किया है और गेहूं व जौ की व्यापक पैदावार के बारे में भी बताया है। बेबीलोन की शान और शौकत भले ही समय के साथ खत्म हो गई, लेकिन वहां के बाशिंदों का ज्ञान और अनुभव हमारे लिए सुरक्षित बचा रहा। इसके लिए हम उनके रिकॉर्ड तैयार करने के तौर तरीकों के ऋणी हैं। उस दौर में कागज की खोज नहीं हुई थी। इसके बावजूद उन्होंने नम मिट्टी से तैयार पट्टियों पर कठिन परिश्रम से महत्वपूर्ण चीजें तैयार की। एक रिकॉर्ड जब तैयार हो जाता है तो वो उसे पका लेते थे और उसे कठोर पट्टी में बदल देते थे। आकार में वे पट्टियां 6 गुणा 8 इंच और मोटाई लगभग 1 इंच की होती थी। मिट्टी की इन पट्टियों, जैसा कि वे सामान्य तौर पर कही जाती थीं, का बहुतायत में कुछ इस तरह इस्तेमाल होता था जैसे कि हम आधुनिक काल में लेखन के तौर तरीकों का प्रयोग करते हैं। इन पट्टियों पर ही ऐतिहासिक घटनाएं, कविताएं, इतिहास, शाही आदेश की टिप्पणियां, इकरारनामा और यहाँ तक कि चिट्ठियां भी इसी तरह लिखी जाती थीं और संदेश वाहकों के माध्यम से सुदूर शहरों में भेजी जाती थीं। उदाहरण के लिए एक पट्टी मिली जो कि शहर के एक दुकानदार की रही होगी और उसके तमाम रिकॉर्डों में पाई गई थी। उस पट्टी में उस दौर में प्रचलन में रही तारीख के साथ एक ग्राहक के नाम का जिक्र था और कहा गया था कि वो एक गाय ले आया और उसके बदले में उसने 7 बोरी गेहूं का सौदा किया, जिसमें से 3 उसी समय दी गईं, जबकि बाकी 4 के लिए ग्राहक की मर्जी पर छोड़ दिया गया। खंडहर हो चुके शहर में सुरक्षित तरीके से दफन ऐसे रिकॉर्ड को पुरातत्ववेत्ताओं ने ऐसी पट्टियों की पूरी लाइब्रेरी खोज निकाली थी। इसमें सैकड़ों हजारों पट्टियां रही होंगी। बेबीलोन के शानदार आश्चर्यों में इस शहर को घेरने वाली जबरदस्त दीवार का जिक्र भी शामिल है। इतिहासकार इनकी तुलना दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल मिस्र के पिरामिडों से करते हैं। रानी सेमिरामिस को इसका श्रेय जाता है, जिसने इतिहास में
पहली बार शहर के चारों तरफ दीवारें खड़ी करवाईं। इससे पहले किसी शहर को दीवारों से नहीं घेरा जाता था। आधुनिक इतिहासकारों को वास्तविक दीवारों का जिक्र या सबूत नहीं मिलता है और न ही उनकी ऊंचाई के बारे में ही पता करने का उनके पास कोई माध्यम है। शुरुआती लेखकों के जिक्र के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इन दीवारों की ऊंचाई 50 से 60 फीट रहती होगी और इन्हें जली हुई ईंटों से तैयार किया जाता रहा होगा तथा पानी से भरी खंदक खोदकर दीवार को और सुरक्षा प्रदान की जाती रही होगी। लिखित रिकॉर्ड के आधार पर इतिहास में चर्चित दीवार बनाने का जिक्र ईसा के 600 साल पहले ही मिलता है, जिसे राजा नेबुपुलासर ने तैयार कराया था। उसने इस कदर विशालकाय दीवार का निर्माण कराना शुरू किया था कि वो खुद उस दीवार को पूरा होते देखने के लिए जीवित नहीं बचा था। इस दीवार को पूरा कराने का जिम्मा उसके बेटे नेबूचादनेजार पर आ गया था, जिसका नाम इतिहास में दर्ज है और लोग इस नाम से काफी वाकिफ भी हैं। दीवारों की ऊंचाई और लंबाई ही हक्का बक्का करने के लिए काफी है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी ऊंचाई 160 फीट रही होगी, जो कि वर्तमान में 15 मंजिला ऊंची इमारत के बराबर रही होगी। वहीं दीवार की लंबाई 9 और 11 मील के आसपास मानी गई है। बताया जाता है कि दीवार की चौड़ाई कुछ ऐसी थी कि उस पर से 6 घोड़ों से लैस रथ आराम से दौड़ाया जा सकता था। उस विशालकाय दीवार का भी ज्यादातर ढांचा ध्वस्त हो चुका है और नाम मात्र की नींव और इसके बाहरी हिस्से में बनाई गई खाई ही बची हुई है। बेबीलोन की बर्बादी में अरब लड़ाकों की भी कम भूमिका नहीं है, जिन्होंने दीवारों को ही तहस नहस नहीं किया, बल्कि यहाँ की ईंट उखाड़कर अपने लिए जरूरी निर्माण कार्य के लिए कहीं और उठा ले गए। उस दौर में जीत की महत्वाकांक्षा से लैस दुनिया भर के लड़ाकों ने बेबीलोन की दीवारों के विरुद्ध जंग छेड़ी। कई बार यहाँ के बादशाहों को इन लड़ाकों ने चारों तरफ से घेर कर दफन कर देने का प्रयास किया, लेकिन ज्यादातर बार वे नाकाम ही साबित हुए। उस दौर में आक्रमण करने वाली सेनाओं को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। इतिहासकारों का कहना है कि उस दौर में कम से कम 10,000 घोड़े से लैस सैनिक, 25,000 रथ तथा 1200 पैदल सिपाहियों की टुकड़ी होती थी और उनका ख्याल रखने के लिए 1000 लोग साथ चलते थे। युद्ध के लिए आगे बढ़ने से पहले 2 से 3 साल रसद और हथियार जुटाने में लगते थे, तब सेनाएं कूच करती थी। बेबीलोन शहर आज के आधुनिक शहरों से मिलती जुलती शैली में व्यवस्थित किया गया था। उसमें सड़कें और दुकानें स्थित थी। शहर में घूम घूम कर सामान बेचने वाले भी अपनी सेवाएं देते थे। अद्भुत मंदिरों में पुजारी बिठाए गए थे। शहर के अंदर शाही महल से जुड़ी चीजें भी रहती थीं। उसकी दीवारें शहर के अन्य घरों की दीवारों के मुकाबले ज्यादा ऊंची होती थीं। बेबीलोन वासी कला में माहिर लोग थे। इसमें शिल्पकारी, चित्रकारी, बुनाई, सोने के कामों एवं धातु के हथियारों के निर्माण और कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले सामान को वे बखूबी तैयार करते थे। उनके स्वर्णकारों ने एक से एक बेहतरीन नक्काशी वाले गहने तैयार किए थे। बहुत से नमूने जो वहां खुदाई में पाए गए, वो वहां के रईस नागरिकों की कब्र में उनके साथ ही दफनाए गए थे। अब उन गहनों को दुनिया के तमाम अग्रणी संग्रहालयों में सहेज कर रखा गया है। उस दौर में जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोग पत्थर की कुल्हाड़ी से पेड़ों पर अपने शिकार ढूंढते और धनुष बाण से लड़ाइयां करते थे, तब बेबीलोन के लोग कुल्हाड़ी, बरछी, भाले और बाण बनाने में धातु का इस्तेमाल करते थे। बेबीलोन के लोग वित्तीय और कारोबारी मामलों में भी काफी चतुर थे। अब तक हम जितना जानते हैं, लेन देन के लिए इस्तेमाल होने वाले पैसे, रुपए, वचन पत्र और संपत्ति के लिखित दस्तावेज तैयार करने के वे मूल खोजकर्ता थे। बेबीलोन के भीतर कभी भी बाहरी सेनाएं प्रवेश नहीं कर सकी और ये सिलसिला ईसा के जन्म के 540 साल पूर्व तक बरकरार रहा। इस दौरान भी बेबीलोन की दीवारों पर कब्जा नहीं किया जा सका।
बेबीलोन के पतन की कहानी भी अजीबोगरीब है। साइरस, जो कि उस दौर का बड़ा हमलावर था, बेबीलोन शहर पर हमला करने के लिए बेताब था और शहर की अभेद्य दीवारों पर कब्जा करने की ताक में था। बेबीलोन के बादशाह नेबोनिडस के सलाहकार उसे ये समझाने में कामयाब हो गए कि लड़ाई शुरू होने से पहले ही वो साइरस से मिल आए और इससे पहले कि वो शहर को घेरे उसे लड़ाई में हरा दिया जाए। बेबीलोन की सेना के हारने के बाद नेबोनिडस शहर से भाग गया। इसके बाद साइरस शहर के खुले मुख्य द्वार के अंदर घुस गया और उसने बिना किसी संघर्ष के शहर पर कब्जा कर लिया। इसके बाद शहर की शक्ति व प्रतिष्ठा धीरे धीरे क्षीण होती गई और 100 साल के अंदर इस शहर को छोड़कर लोग कहीं और चले गए। हवाओं और रेगिस्तानी तूफानों के चलते धीरे धीरे ये शहर इतिहास में दफन हो गया। जिस मिट्टी से उठकर इस शहर ने पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींचा था और दूसरों के लिए स्वप्न सरीखी एवं एशिया की वजह बनती थी, ये शहर उसी मिट्टी में दोबारा मिल चुका था। बेबीलोन फिर कभी ना उठने के लिए गिरा, लेकिन मानव सभ्यताएं हमेशा इसकी ऋणी बनी रहेंगी। इसके मंदिरों की गौरवशाली दीवारें भले ही समय के साथ जीर्ण शीर्ण होकर ध्वस्त हो गई हों, लेकिन बेबीलोन ने जिस ज्ञान के प्रकाश को दुनिया में फैलाया वो अनंत काल तक टिका रहेगा।